हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम कुछ हेमेटोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैं टेलीग्राम पे डेली आपको स्टडी प्लान बना के दे रही हूँ, जो आपको एक दिन में खत्म करना है, और शाम को मैं उसके MCQs आपको करा रही हूँ। सो आई होप सो कि आप लोगों ने अच्छे से सारे टॉपिक्स को आज कंप्लीट कर लिया होगा, और ये MCQs आप खुद से अटेम्प्ट करके देखेंगे आपके कितने सही जा रहे हैं, और मुझे कमेंट करके बताएंगे आपने कितना सही किया। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ सेल काउंटिंग चैम्बर इज यूज्ड फॉर काउंटिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को काउंट करने के लिए किस तरह का चैम्बर यूज किया जाता है। ऑप्शंस है हमारे, अनिवॉर चैम्बर, पेट्रॉफ हॉसेर चैम्बर, थोमा चैम्बर या फॉर्ट्स रोजेंथल चैम्बर। बैक्टीरियल की काउंटिंग के लिए आपका पेट्रॉफ हॉसेर चैम्बर को यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ न्यूवॉर चैम्बर हाउ मेनी स्मॉल स्क्वायर आर प्रेजेंट विद इन ईच लार्ज स्क्वायर। एक लार्ज स्क्वायर में जितना आपने न्यूवॉर चैम्बर देखा होगा, जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, जो लार्ज स्क्वायर है उसमें कितने स्क्वायर प्रेजेंट होते हैं, उसमें कितने स्मॉल स्क्वायर प्रेजेंट होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर है। इसमें 16 स्मॉल स्क्वायर प्रेजेंट होते हैं एक लार्ज स्क्वायर में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 3 है हमारा, विच इंक्लूजन इन RBC कंटेन सिंगल डॉट लाइक ग्रेनुलर मटेरियल एंड स्टेन डार्कर ब्लू। ऑप्शंस हैं, हेंज बॉडीज, ऑप्शन नंबर बी पेपेनहेमर बॉडी, ऑप्शन नंबर सी हॉवेल जॉली बॉडी एंड डी कैबोट्स रिंग। पेपेनहेमर जो बॉडीज हैं वो एबनॉर्मल आयरन कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स RBCs के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं पेपेनहेमर बॉडीज, जो कि आपको डार्क ब्लू कलर की दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, पेपेनहेमर बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HBH इंक्लूजन्स आर ऑब्जर्व इन केस ऑफ। HBH जो इंक्लूजन्स हैं वो किस में मिलते हैं। अल्फा थैलेसीमिया, बीटा अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया या पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी। HBH जो होता है वो हमारे हीमोग्लोबिन H इंक्लूजन्स होते हैं, जो कि RBCs में मिलते हैं। अल्फा थैलेसीमिया वाले जो पेशेंट हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन H इंक्लूजन्स देखने को मिलते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा थैलेसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फिजियोलॉजिकल कंडीशन PCB इज हाई। कौन सी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें कि PCB हमारा हाई होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट, पॉलीसाइथीमिया ऑफ द न्यूबॉर्न और एनीमिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट के कंडीशन में आपको PCB हाई देखने को मिलता है। डिहाइड्रेशन एंड पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन में आपको PCB हाई देखने को मिलता है। ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेटिकुलोसाइट काउंट इज एलिवेटेड इन। रेटी काउंट हमारा कब बढ़ जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑप्शन। तो रेटिकुलोसाइट काउंट जो है वो हमारा आयरन डेफिशिएंसी में एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी में, दोनों केसों में हमारा रेटी काउंट बढ़ जाता है। इसलिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज अ लेफ्ट शिफ्ट इन अ डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट रेफर्स टू। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है डिफरेंशियल काउंट में। ऑप्शंस है हमारे, एन इंक्रीज इन इमेच्योर न्यूट्रोफिल, बी अ डिक्रीज इन लिम्फोसाइट्स, एन इंक्रीज इन एसिनोफिल, अ डिक्रीज इन बेसोफिल। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स में जब इमेच्योर न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ने लगता है तो हमारा ग्राफ जो है वो लेफ्ट शिफ्ट दिखाता है। जब हम CBC टेस्ट करते हैं तो ग्राफ हमारा लेफ्ट शिफ्टिंग उसकी होने लगती है, जब हम बताते हैं कि न्यूट्रोफिल जो है इमेच्योर न्यूट्रोफिल पेशेंट के अंदर हाई हो रहा है। इसलिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एन इंक्रीज इन इमेच्योर न्यूट्रोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन अ डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में क्या इंक्लूड नहीं है। ऑप्शंस है, न्यूट्रोफिल्स, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट्स एंड एसिनोफिल।
जैसा कि आपको ये बहुत कॉमन चीज है कि पता होगी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट क्या होता है, ये आई थिंक सबको पता होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। प्लेटलेट जो है वो हमारा डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट का पार्ट नहीं है, तो हम इसमें इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज डिहाइड्रेशन अफेक्ट हेमाटोक्रिट वैल्यू। डिहाइड्रेशन जो होता है, जिसमें बोलते हैं पानी की कमी हमारे हेमाटोक्रिट वैल्यू को कैसे अफेक्ट करती है। तो ऑप्शंस है इसकी, इंक्रीज हेमाटोक्रिट, डिक्रीज हेमाटोक्रिट, हैज नो इफेक्ट ऑन हेमाटोक्रिट, कॉजेज अनप्रेडिक्टेबल हेमाटोक्रिट रिजल्ट्स। तो डिहाइड्रेशन के केस में हेमाटोक्रिट वैल्यू पर क्या फर्क पड़ता है, वो एक्चुअली होता क्या है इसमें। डिहाइड्रेशन के केस में होता क्या है कि पानी की कमी हो जाती है, तो प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। अब प्लाज्मा वॉल्यूम कम होने की वजह से जो हमारी सेल्स होती हैं जो नीचे सेटल डाउन कर जाती हैं, उनकी उनकी लेवल बढ़ जाती है, क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो गया है, तो हेमाटोक्रिट हमारा बढ़ जाता है। इसलिए इसका आंसर है हमारा इंक्रीज हेमाटोक्रिट। डिहाइड्रेशन के केस में हेमाटोक्रिट जो है वो हमारा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर कैन कॉजेज अ फॉल्सली हेमाटोक्रिट वैल्यू। कौन सा फैक्टर है जो हमारे हेमाटोक्रिट वैल्यू को बढ़ा देगा। ऑप्शन नंबर ए है हमारा क्लॉट फॉर्मेशन इन द सैंपल, ओवर रिहाइड्रेशन, हेमोलिसिस एंड प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हाई एल्टीट्यूड। इसका सही आंसर है हमारा प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हाई एल्टीट्यूड। इसका मतलब क्या है कि जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो स्टिमुलेट रेड सेल प्रोडक्शन, हमारा जो रेड सेल का है प्रोडक्शन वो ज़्यादा होने लगता है। उसका रीज़न ये है कि ऑक्सीजन ऊपर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन आरबीसीज एंड हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं कर पाता, तो हमारी बॉडी में रेड सेल्स का काउंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे हेमाटोक्रिट वैल्यू बढ़ जाती हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हाई एल्टीट्यूड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ये एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विद अ हाई एमसीबी। हाई एमसीबी में कौन सी कंडीशन एसोसिएटेड है। हाई एमसीबी एक मैक्रोसिटिक एनीमिया है, मतलब इसमें क्या है, आरबीसीज का साइज नॉर्मल आरबीसीज से बढ़ जाएगा। ये एक्चुअली विटामिन बी 12 एंड फॉलिक डेफिशिएंसी में ऐसा देखने को मिलता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो इसका सही आंसर हमारा है विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फंक्शन ऑफ इसिनोफिल। जो इसिनोफिल है हमारी, जो हमारा डिफरेंशियल काउंट है, हमारी जो डब्ल्यूबीसीज है, उसमें उसका मेजरली क्या फंक्शन होता है इसिनोफिल का। फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया, रिलीज ऑफ हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शन, डिस्ट्रक्शंस ऑफ पैरासिटिक वॉर्म्स, या फिर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो जो इसिनोफिल काउंट है हमारा, वो मोस्टली हमारी एलर्जिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड पैरासिटिक वॉर्म्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसिनोफिल हमारी अटैक करती हैं एंड डिस्ट्रॉय करती हैं पैरासिटिक वॉर्म्स को, रिलीज करती हैं साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स। साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स को रिलीज करके ये पैरासिटिक वॉर्म्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नंबर 13 है हमारा, अ रेटिकुलोसाइट काउंट इज यूज्ड टू एक्सेस। ऑप्शंस हैं, आयरन लेवल इन द ब्लड, ऑप्शन नंबर बी बोन मैरो इरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी, ऑप्शन सी विटामिन बी 12 लेवल्स, ऑप्शन डी क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी बोन मैरो इरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज्ड इरिथ्रोपोइसिस द रेटिकुलोसाइट काउंट। इरिथ्रोपोइसिस जब इंक्रीज हो रहा है तो रेटिकुलोसाइट काउंट पे क्या फर्क पड़ेगा। डिक्रीज हो जाएगा, रिमेन अनचेंज्ड, इंक्रीज, या फिर एब्सेंट। तो इसका सही आंसर है हमारा इंक्रीजेस। जब इरिथ्रोपोइसिस इंक्रीज हो रहा है, आरबीसीज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, दैट मींस रेटिकुलोसाइट काउंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर अ रेटिकुलोसाइट काउंट फॉर असेसमेंट। ऑप्शंस हैं, रिकवरी फ्रॉम अनीमिया, बोन मैरो फंक्शन इवेल्युएशन, प्लेटलेट फंक्शन, हीमोलिटिक डिजीज मॉनिटरिंग। तो प्लेटलेट फंक्शन जो है उसका कोई लेना देना नहीं है हमारे रेटी काउंट से, तो इसका सही आंसर हमारा प्लेटलेट फंक्शन हो जाएगा।
बाकी चीजें रिकवरी ऑफ एनीमिया हुआ, बोन मैरो फंक्शन एवेल्युएशन हुआ, या फिर हीमोलिटिक डिजीज हुई, ये सारी हमारी रिलेटेड है इरिथ्रोपोइसिस से, जो कि हमारी रेटिकुलोसाइट काउंट में असेसमेंट में हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, सेल्स ऑफ माइलॉइड सीरीज ऑफ ल्यूकोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। माइलॉइड सीरीज की जो ल्यूकोसाइट किस से बनती हैं? ऑप्शन है स्प्लीन, बोन मैरो, लिवर, लिम्फोइड टिश्यूज। तो इसका सही आंसर है हमारा बोन मैरो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लिम्फोइड सीरीज या फिर माइलॉइड सीरीज जो है वो हमारी बोन मैरो के द्वारा बनती है, जो कि आपने अच्छे से इनको पढ़ा होगा। आई होप सो। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, माइलॉइड सीरीज का पूरा डिफरेंशियल करके आप पढ़ेंगे उसको, एंड लिम्फोइड को भी आप पूरा डिफाइन कर रखा है बुक में, तो आप उसको बहुत अच्छे से कवर करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, विच ल्यूकोसाइट प्रोटेक्ट अवर बॉडी अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासिटिक इन्फेस्टेशन। एलर्जिक रिएक्शंस एंड पैरासिटिक इन्फेस्टेशन में कौन सी ल्यूकोसाइट जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं? न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल या मोनोसाइट्स। तो इसका सही आंसर है हमारा यूसिनोफिल सेल्स हमारी एलर्जिक रिएक्शंस एंड पैरासिटिक इन्फेस्टेशन में मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज द पेरेंट सेल ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट का पेरेंट सेल क्या है? अब प्लेटलेट कैसे बनती है वो भी आपने पूरी रिएक्शन अच्छे से पढ़ ली होंगी, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो इसमें पेरेंट सेल ऑफ प्लेटलेट पूछा है, ऑप्शंस है माइलोब्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी माइलोसाइट, लिम्फोब्लास्ट एंड मेगा कैरियोसाइट। तो जो प्लेटलेट की पेरेंट सेल होती है उसको हम बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट। 19, व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट का एवरेज लाइफ स्पैन क्या होता है? 8 से 10 दिन, 4 से 7 दिन, 2 से 4 दिन, 12 से 16 दिन। तो इसका टाइम पीरियड हमारा होता है 2 से 5 दिन, बोल सकते हैं 4 to 7 डेज, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ मेनी लोब्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन अ नॉर्मल न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल में नॉर्मली कितने लोब मिलते हैं? 1 से 2, 2 से 6, 2 से 3 लोब्स या 5 से 10 लोब। तो इसका सही आंसर है 2 to 6 लोब्स आर प्रेजेंट इन नॉर्मल न्यूट्रोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ स्मॉल लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का डायमीटर क्या होता है? स्मॉल लिम्फोसाइट का 2 से 4 mm, 6 से 10 mm, 12 से 16 mm या 16 से 18 mm। इसका सही आंसर है हमारा 6 से 10 mm। ये क्वेश्चन आपको सिंपली याद रखने हैं। अब ये 21 क्वेश्चन मैंने आपको दिए आज, जितना मैंने आपको सिलेबस दिया था करने के लिए, ये सारे क्वेश्चन उसी में से पूछे गए थे। अब आप इस वीडियो को देख के मुझे बताएं कि आपने कितना अच्छे से किया है, सारे क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं या नहीं। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करके जरूर बताएं कि आप कितना कर पा रहे हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।